नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाबहस। मैं हूं आपके साथ अमित गर शुक्ला। आज की महाबहस लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट से, क्योंकि योगी सरकार ने आज अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है। महाबजट कहा जा रहा है इसे। 6,15,000 करोड़ से ज्यादा का यह बजट है, जिसको पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश को और ऊंचाइयों पर ले जाने वाला ये बजट है। आने वाले दिनों में हम नए आयाम प्रस्तुत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास वाला हमारा बजट है और ये आगामी 5 साल का विजन भी है। लेकिन विपक्ष को ये बात रास नहीं आई है। अखिलेश यादव इसे बजट नहीं बंटवारा कह रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर भी बजट की आलोचना कर रहे हैं। मायावती जी कह रही हैं कि ये अंधेरे कुएं जैसा है, ये अंधे कुएं जैसा है जिससे उत्तर प्रदेश का विकास फिलहाल नहीं होने वाला है। इन्हीं तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। संकल्प पत्र का वादा, बजट में पूरा इरादा। यह बजट आज प्रस्तुत हुआ है, मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि लोक कल्याण संकल्प पत्र के जो 130 संकल्प थे, उनमें से 97 को हम लोगों ने इसमें लिया है। यूपी के विकास की झलक, सबसे बड़ा बजट। उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट 5 वर्षों का एक विजन भी है, जो प्रदेश के सर्वसमावेशी समग्र विकास के साथ साथ एक उज्जवल भविष्य की रूपरेखा भी तैयार करेगा। किसान, महिला, रोजगार, हर वर्ग का ख्याल। सेफ सिटी योजना के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने हेतु 523 करोड़ 34 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बजट पर सियासत कमाल, किसने कहा मकर जाल। बजट क्या है? ये केवल मकर जाल है, केवल आंकड़ों का है। ये बजट नहीं, ये बंटवारा है। और बजट अगर होता तो पहले भी तो 5 साल में बजट दिया इन्होंने। इनकी कितनी घोषणा पत्र की चीजें पूरी हो गई? भाई धोखा है। बजट क्या है? छलावा है उत्तर प्रदेश की जनता के साथ। अब लगातार सरकार काम कर रही है, 6ठा साल चल रहा है इनका, और पिछला बजट कहाँ गया? विपक्ष ने बजट को क्यों बताया बंटवारा। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, होर्डिंगें लगाते हैं कि इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए। अरे एक अस्पताल, एक बिल्डिंग लखनऊ की राजधानी में जब नहीं दिखाई पड़ रही तो जिलों में क्या होगा? गांव गली गलियारे तक पहुंचाने वाला बजट है। उत्तर प्रदेश का कायाकल्प करने वाला बजट है और सबका साथ सबका विकास करने वाला बजट है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी के कार्यशैली के संबंध में कहना चाहूंगा कि तेरे जुनून से नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। महाबहस में महाबजट पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की तमाम जनता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिसके लिए बजट पेश किया गया है। जानेंगे कि जनता की क्या प्रतिक्रिया है आज के इस बजट पर। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। राजेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, प्रवक्ता भी हैं। इसके अलावा देवेंद्र तिवारी जी हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं। किसान क्या सोच रहे हैं इस बजट को लेकर, उनसे जानेंगे। अजय प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप अर्थशास्त्री हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इरफान सोलंकी भी जुड़ेंगे। हम उनसे भी सवाल करेंगे और जानेंगे कि अखिलेश यादव को क्यों ये बजट नहीं बंटवारा लग रहा है। लेकिन शुरुआत में आपसे करूंगा। राजेश चौधरी जी, आप ये कह रहे हैं कि 5 साल का विजन है, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने वाला बजट है, एक नए आयाम को लिखने वाला बजट है, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये मकर जाल है, बजट नहीं बंटवारा है। देखिए, आज जो बजट विधानसभा के अंदर पेश किया गया वो अब तक का सबसे बड़ा बजट है, और उस बजट को आप विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो समाज का कोई वर्ग, कोई काम करने वाला व्यक्ति, नौकरी वाला, पेशा वाला, व्यापार करने वाला, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके कल्याण की योजना है उसमें नहीं शामिल हो। और अखिलेश यादव जी को उस बजट में बंटवारा नजर आ रहा है तो उनकी सोच ही बंटवारे की है, वो कल्पना ही बंटवारे की करते हैं। वो सबको साथ लेके चलने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। अब बजट क्या बंटवारा देगा ये तो अखिलेश यादव जी जानते होंगे, पर ये बजट उत्तर प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए, उत्तर प्रदेश को विकास में नए आयाम बनाने के लिए,
उत्तर प्रदेश जिस तरह से तेज गति से आज विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, उसको और तेज गति से आगे ले जाने के लिए बनाया गया है। और निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यह सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, जिस तरह से काम शुरू हुआ है, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि रिकॉर्ड बनाएगा विकास में, रिकॉर्ड बनाएगा उत्तर प्रदेश अपनी तरक्की और उन्नति में। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में सिर्फ डबल बातें हो रही हैं। देखिए, जो बजट सरकार की तरफ से पेश किया गया है, इसमें केंद्र सरकार का भी हिस्सा है और ये बताने की कोशिश की जा रही कि हमने बजट को महाबजट का रूप दे दिया है। देखिए, अखिलेश यादव तो हर चीज में कमी ढूंढते हैं। अखिलेश यादव जी के पास दो ही चीजें हैं, या तो कोई अच्छा काम हो रहा है कहेंगे कि मेरी कल्पना थी या मेरी शुरुआत थी, या कहेंगे ये कमी है। कभी भी सरकार को रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में अपना सलाह देने के लिए वो तैयार रहते नहीं है। डबल इंजन की सरकार एक तरफ वो कह रहे हैं। अब जब डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार है, दिल्ली के अंदर हमारी सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो क्यों ना उत्तर प्रदेश के लिए अच्छे अच्छे काम करेंगे, उसको भी स्वीकार करें। वो भी तो हमारा ही प्रयास है, वहां भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब केंद्र सरकार बजट में पैसा दे रही है और हम लोगों को विकास के लिए पैसा दे रही है, तो उसकी तो प्रशंसा करनी चाहिए अखिलेश यादव जी को। अब उसमें भी वो कमी ढूंढ रहे हैं कि ये तो केंद्र कर रहा है। अरे केंद्र भी हम और यहां भी हम, तभी तो हम चुनाव के अंदर कह रहे थे कि हम डबल इंजन की सरकार हैं, हम डबल इंजन की सरकार है, अच्छा विकास करेंगे। और जनता ने इसको स्वीकार किया, जनता ने हमको जनादेश दिया, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। और 37 साल में पहली बार हुआ और आजादी से आज तक पहली बार हुआ है कोई व्यक्ति 5 साल तक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो और दोबारा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव में जीत करके सरकार बनाई हो। ये जनता के आशीर्वाद और सरकार के जो काम है उन्हीं की मेहनत का तो परिणाम है। ठीक है, देवेंद्र तिवारी जी, सरकार का कहना है कि ये बजट महिलाओं पर आधारित है, युवाओं पर फोकस्ड है, साथ ही साथ किसानों पर भी फोकस्ड है। बीते 5 साल में हमने किसानों के लिए बड़े पैमाने पर गन्ना भुगतान किया, हमने बड़े पैमाने पर खाद्यान्न की खरीद की और आगे भी हमारी योजनाएं तमाम चलने वाली हैं। किसान इस बजट से कितना संतुष्ट हैं? क्या वो उनका भी यही मानना है जो सरकार का मानना है कि सरकार के इस बजट में किसानों का भला होने वाला है? ऐसा है कि हर बार लगातार गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि किसानों का ही भला है बजट में, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाता है। जो व्यवस्था लागू की जाती है वो किसानों तक नहीं पहुंच पाती है। और किसान जितने भी आज तक सरकारें बनी है उसमें ये जरूर कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी का काम बहुत ही सराहनीय रहा है, लेकिन अभी भी गन्ना किसानों का भुगतान हो या किसान एक्सीडेंटल बीमा का जो बात कही गई है बजट में, वो सब सारी चीजें अधूरी रहती हैं क्योंकि रूट स्तर पर काम नहीं किया जाता है, जिससे किसानों को बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं और किसानों तक ये जो बजट है ये सिर्फ चर्चा में ही रह जाता है और किसानों तक नहीं पहुंच पाती हैं सुविधाएं। ये सभी को मालूम है। बजट हजारों करोड़ का आता है लेकिन नहरों में पानी नहीं आता है। तो बिजली देने के टाइम में पिछली बार भी उनका जो बिल है माफ करने की बात कही गई थी, लेकिन बिल लिया गया, मीटर लगाए गए। तो सरकार से हम लोगों ने इसी उसमें कहा था, सरकार का समर्थन भी किया गया किसानों ने कि इस बार आकर बेहतर करेंगे। अब यही उम्मीद किसानों को है कि माननीय योगी आदित्यनाथ इस बजट में जो कह रहे हैं रूट स्तर पर वो किसानों के साथ व्यवस्था लागू होनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ किसान भी बैठा है। ठीक है, राजेश चौधरी जी, देवेंद्र जी का कहना है कि बजट पे बड़ी बड़ी बातें तो हो जाती हैं, कहा जाता है कि हम किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन धरातल पर वो चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। देवेंद्र जी की जो शंका है वास्तव में हो सकती है सच हो, कुछ न कुछ उसमें सच्चाई हो सकती है। मैं उनकी बात को नहीं काट रहा, पर इतना कहूंगा योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है उस सरकार में किसी की मजाल नहीं है कि जो योजना लागू हो और उस पर ठीक प्रकार से काम नहीं हो या उस योजना में भ्रष्टाचार हो जाए। अनेक योजनाएं जो डीबीटी के माध्यम से किसानों को हम कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, आप देखिए 2000 रुपए किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार हमारी देती है। आप यूरिया और डीएपी की बात करेंगे तो उस पर 50% से अधिक सब्सिडी हमारी सरकार दे रही है और सीधे किसान के खाते में दे रही है। अनेक प्रकार की योजनाएं, उन्होंने सिंचाई के बारे में बात की देवेंद्र जी ने, उनकी शंका ठीक है, नहरों की सफाई पहले नहीं होती थी, पर आप पिछले 2 साल में देखेंगे, मैं भी किसान हूं, मैं भी गांव में रहता हूं, देखता हूं जहां 40-40 साल से जिस नहर में या जिस राजवाह में या माइनर में पानी नहीं आया था वहां आज सरकार ने पानी पहुंचाने का काम किया है। हमारी प्राथमिकता किसान है,
यदि किसान संपन्न होगा तो देश का हर तबका संपन्न हो जाएगा। किसान ठीक रहेगा तो कोई व्यापारी भी व्यापार करेगा, वकील भी अपनी वकालत करेगा, डॉक्टर भी डॉक्टरी ठीक से चलाएगा। किसान ही तो इस देश की रीढ़ है, किसान ही तो अन्नदाता है। उसके कल्याण के लिए अनेक योजनाएं हमारी हैं और इसमें हमने लघु सिंचाई के लिए बहुत बड़ा बजट रखा है। जो जमीन ऐसी थी जहां पानी नहीं पहुंच सकता था, सिंचित नहीं हो पाती थी, उसके लिए नया जाल बना रहे हैं। खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेगी सरकार। ठीक है, लेकिन पिछली सरकार से शिकायत थी कि 15 दिन के भीतर गन्ना भुगतान की बात कही गई थी, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। इस पर आप जवाब दीजिएगा। पहले मैं अजय जी को चर्चा में शामिल कर लूं। अजय जी, सीएम योगी आदित्यनाथ का यह कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बन पाए, लेकिन यह संभव तब हो पाएगा जब उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बन पाएगा। भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन तब हो पाएगी जब उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी भी $1 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएगी। आपको लग रहा है कि बजट वहां तक लेकर जा रहा है इकोनॉमी को? देखिए, इस बार जो बजट हमको दिखाई दे रहा है उसमें एक समग्र विकास की, हम कहें किसी तरह की परिकल्पना है, और ये समग्र विकास हर तरफ से दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जब हम कहें महिलाओं का विकास, हम कहें एजुकेशन के लिए विकास, यूथ का विकास, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के लिए एलोकेशन है। किसान की बात अभी हम लोग कर ही चुके हैं, वो विकास भी हमें दिखाई दे रहा है। मेडिकल कॉलेजेस का विकास, इन सारी चीजों को लेकर के एक साथ चला जा रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें सेगमेंट वाइज, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी स्पेशली कुछ स्कीम्स बनाई गई हैं। कुछ वृद्धों के लिए भी बनाई गई हैं, कुछ दिव्यांगजनों के लिए भी बनाई गई हैं। तो ये समग्र विकास अगर होता है तो उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के लिए, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम हर एक सेगमेंट को अच्छी तरह से एड्रेस कर सकें, उसके अंदर ये जरूरी हो जाता है हम सबको देखें। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए जरूरी है कि हम इंटरनली तो इन सारी चीजों को देखें जिसको हमने कहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमको देखना है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब तक बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तब तक हम इन्वेस्ट करके इन सारे सेक्शंस को नहीं देख पाएंगे। तो अगर बजट में हम उसके बारे में बात करें तो कहा जाता है कि 3 जून को तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी फिर से होने जा रही है, जिसके अंदर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं और इस तरीके की सेरेमनी पहले भी कर चुके हैं। इस पर टीवी पर देखने में, बजट में सुनने में, इन्वेस्टर समिट को लेकर, निवेश को लेकर सब कुछ सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आम लोगों को समझ में आता नहीं है कि इससे मिलता क्या है। क्या वाकई में धरातल पर वो निवेश उतरता है क्या जितने एमओयू साइन होते हैं? देखिए, जैसा इस बार बजट में कहा गया है और उस चीज को सत्य मानते हुए 1.91 करोड़ नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में उत्तर प्रदेश में दी गई हैं, ऐसा आज बजट में कहा गया है प्राइवेट सेक्टर से, और 4.5 लाख नौकरियों का सृजन आने वाले समय में होगा जो सरकारी नौकरियों के तहत होगा। तो इससे तो दिखाई देता है कि हमारे पास ये नौकरियां आ रही हैं। अच्छा, आवश्यकता क्या है उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश की आवश्यकता आज भी यही है कि हम यहाँ के यूथ को अच्छी तरीके से एम्प्लॉय कर सकें, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप में एम्प्लॉय हो और वो चाहे सर्विसेज में एम्प्लॉय हो। तो अगर उसके लिए इस तरह का एक धरातल तैयार किया जा रहा है तो हम मानते हैं कि ये जो एम्प्लॉयमेंट का सवाल है उसको हम प्रॉपरली एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आधी आबादी की कर लेते हैं, क्योंकि सरकार का भी मानना है कि इस बार 37 साल बाद जो इतिहास लिखा गया है, बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई है, उसमें आधी आबादी का भी खूब सपोर्ट मिला है। हमारे साथ तमाम महिलाएं यहां पर हैं, तो उनके मन में क्या चल रहा है बजट को लेकर, हम सीधा उन्हीं से जान लेते हैं और पूछते हैं कि बजट से उनकी क्या अपेक्षाएं थे और वो कितना पूरी हुई हैं। मैम, आपका नाम क्या है और बजट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो अपेक्षाएं थी वो पूरी हो गई हैं? मेरा नाम रजनी श्रीवास्तव है और मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ। मुझे तो बस ये लगता है कि हाँ, जो चीज़ें इतनी महंगाई हो गई है, गैस सिलेंडर हमारा पहुँच गया 1000 के ऊपर, तो कुछ चीज़ें हैं वो कम होनी चाहिए आज की डेट में। बाकी हाँ, महंगाई को लेकर और काम होना चाहिए। आपका नाम और क्या प्रतिक्रिया है बजट पर? सर, मेरा नाम रेनू शुक्ला है और बजट पर यही प्रतिक्रिया है जो मैम ने बोला कि गैस सिलेंडर कम होना चाहिए। काफी चीजें महंगी हो गई, घर में रसोई में सब्जी बनाना मुश्किल हो गया, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम हाउस वाइफों को जरूरत होती है, बहुत चीजें महंगी होगी, थोड़ा उनको कमी आनी चाहिए। महिला सुरक्षा को लेकर राजेश जी से कोई सवाल? नहीं सर, महिला सुरक्षा को लेकर तो हम महिलाओं को काफी संतुष्टि है कि महिलाओं के लिए सर ने बहुत काम किया है। राजेश जी, महिलाओं को लेकर जो काम किया गया है इस सरकार में, पिछली सरकार में, खासतौर से कानून व्यवस्था को लेकर, इन सभी का मानना है कि उस क्षेत्र में तो काम हुआ है, लेकिन महंगाई से सीधे तौर पर उनका सरोकार रहता है, तो उनका यह कहना है कि सरकार को महंगाई पर थोड़ा सा नियंत्रण करना चाहिए। देखिए, बाजार का जो ये रहता है
मांग और आपूर्ति पर डिपेंड करता है। जब बाजार में कोई चीज कम होती है तो थोड़ा महंगी हो जाती है। अभी हमारी बहन बात कर रही थी गैस के सिलेंडर की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले 200 रुपये एकदम कम किए। अब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब तेल की कीमत बढ़ती है तो डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ता है, तो बाजार में तेजी आ जाती है सब तरह से। तो उसको कम करने की सरकार पूरी कोशिश करती है, और ये पहली सरकार ऐसी है, क्योंकि संवेदनशील सरकार है, पहली सरकार ऐसी है जनता की बात को सीधे सुनती है। और सुरक्षा की जहां तक बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश का तो क्या हाल था आप देखिए। 2017 से पहले देखेंगे तो इस मंच को मैं आलोचना के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, पर भयावह स्थिति थी। कोई यहां एक उद्योग धंधा लगाने को तैयार नहीं था। उत्तर प्रदेश आने में लोग डरते थे। रात की बात छोड़िए, दिन में महिलाएं घर से निकलने में डरती थी। तो योगी जी का राज आने के बाद, योगी जी का शासन आने के बाद कानून का जो है इकबाल हुआ है, कानून का राज स्थापित हुआ है। आज अपराधी कांपते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी आने में कांपता है, और यदि कोई अपराध करता है तो उसको क्या सजा होती है बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। नहीं तो अपराधियों का राज होता था। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरी है। जब कानून व्यवस्था ठीक होगी, जान है तो जहान है, वरना दुनिया वीरान है, कहावत है। जब जान सुरक्षित होगी तभी तो कोई दूसरा काम कर पाएगा। आज बाहर से इन्वेस्ट आ रहा है, उद्योग धंधे लग रहे हैं, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आप देखेंगे जब उनका परिणाम आएगा तो उत्तर प्रदेश अलग रूप में और नजर आएगा। आज भी आ रहा है। आज उत्तर प्रदेश वो वाला प्रदेश नहीं रह गया है। आज उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकारी योजनाएं, 48 योजनाएं ऐसी हैं जो नंबर 1 पे पूरे देश के अंदर जितने राज्य हैं उनमें 48 योजनाएं ऐसी हैं जिनमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश बदल रहा है और धीरे धीरे बदलेगा, और बहुत तेजी के साथ अब हम आगे जाने वाले हैं। समाजवादी पार्टी जो कि मुख्य विपक्षी दल है, वो ये बात मानने को तैयार नहीं है। हम उम्मीद कर रहे थे कि उसके प्रवक्ता हाजी इरफान सोलंकी यहां पर आएंगे ताकि उनसे सारे सवाल हम कर पाएं, तर्कों के आधार पर कि आप बताइए कि क्यों लग रहा है कि बजट बंटवारा है, क्यों लग रहा है कि बजट मकड़जाल है, लेकिन अभी तक हमारे पास आ नहीं पाए हैं। देवेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर राजेश जी। चुनाव से ठीक पहले मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम रहा था, वहां पर तमाम लोगों ने एक सुर में इस बात का जिक्र किया, देखिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो काम हुआ ये अतीत में कभी नहीं हुआ था, और उसी को मुद्दा बनाकर तमाम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को फिर से सपोर्ट किया। और आज बजट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बात का जिक्र किया है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत कुछ काम किया है और आने वाले दिनों में और ज्यादा एक्शन आपको देखने को मिलने वाला है। लगातार मैं भी पूरे प्रदेश में और लगभग देश में कई प्रदेशों में मैं लगातार भ्रमण करता हूं। चुनाव के दौरान भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित पूरे प्रदेश में मैंने भ्रमण किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कठिन एवं कड़े उसका शासन का वो किया गया है, लेकिन सिर्फ बीजेपी की 2 ही प्रमुखताएं हैं, योगी जी और मोदी जी। मैं बताना, कुछ ही नेता ऐसे हैं जो रूट लेवल पे आज भी जाके काम करते हैं। जब तक प्रदेश और देश का किसान खुशहाल नहीं होगा, इस देश से महंगाई, गरीबी कुछ नहीं हट सकती है। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं। हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट को लेकर अखिलेश ने खर्च किया, इससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, लेकिन हमें कहीं नहीं दिख रहा है। आज भी अगर नॉन पॉलिटिकल हम हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मेरे साथ चले राजधानी या शहर से कुछ दूर हटकर देखें किसानों और गरीबों का क्या हाल है। जो नहरों की व्यवस्था है वो क्या है, पानी नहीं आ रहा है। लगातार जो कह रहे हैं नहरों में सिल्ट हटाने का, मुख्यमंत्री जी तमाम लोगों को सस्पेंड कर रहे हैं, बार बार नेताओं को कह रहे हैं कि जाके काम करिए। लेकिन मैं भी आपको बताना चाहूंगा मंच के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सब लोग आपको बहकाने का काम कर रहे हैं। किसानों पे कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा रहा जो सराहनीय हो। लगातार गौवंश से करोड़ों करोड़ों रुपए का बजट दिया गया है गौ संरक्षण के लिए, लेकिन लगातार पशुओं से हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसी नेता के कान पे जू नहीं रोकती है। सिर्फ जब बात करिए तो आपकी ही प्रशंसा लोग करते हैं, ना कि क्षेत्रीय विधायक की, जहां के जो लोग हैं। जवाब लेते हैं राजेश जी। देखिए, देवेंद्र जी के सुझाव से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि किसान का विकास होगा, गांव का विकास होगा तो पूरे देश का विकास होगा। बिल्कुल अपनी जगह पे वो ठीक कह रहे हैं। उन्होंने गाय की बात उठाई। अब पूर्व की सरकारों को देखोगे तो गाय उस समय कटती थी, कट्टी घर चले जाती थी, पकड़ करके ले जा करके और उसका वध कर देते थे लोग। इस देश का कोई भारतीय नागरिक ये नहीं चाहता गाय का खून इस धरती पर गिरे। उसको रोकने का काम किया तो योगी जी की सरकार ने किया। हर ब्लॉक में 10-12 गौशाला खोली हैं।
हो सकता है सुधार की आवश्यकता हो, गौवंश अभी भी घूम रहा है। मैं हो सकता है मत लगाइए, क्योंकि आप ये करें कि आप भी गांव देहात से आते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, मेरी आपने भी देखी होगी। मेरी बात सुनिए देवेंद्र जी, हमने प्रयास किया, उसकी शुरुआत की, उसके अच्छे परिणाम आए। अनेक गौशाला चल रही है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं मथुरा से, वहां तो एक एक गौशाला में 45-45 हजार गाय हैं। यदि वो सड़क पे होती तो सोचिए क्या कल्पना होती। आज हम गाय को कटने के लिए नहीं छोड़ते, और हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि गाय केवल हमारी श्रद्धा का केंद्र बन के ना रह जाए, या हमारे लिए नुकसान करने वाला जानवर बन के ना रह जाए, उससे हमारी आजीविका भी हो, उसका गोबर, उसका मूत्र, ये सब काम में आए। दूसरी बात कर रहे थे गरीबी की हम बात करेंगे तो देखो, गरीबों को सबसे ज्यादा फ्री में राशन तो यही सरकार दे रही है। नहीं तो आप कल्पना करो, जिस समय कोरोना आया था, कोरोना काल के समय पर लगता था जैसे कैसे घर चलेगा, कैसे परिवार का संचालन होगा, पर वो जो गरीबों को फ्री में राशन देने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की, मोदी जी की सरकार ने लागू की, जो आज भी कायम है, उससे लोगों को राहत मिली, लोगों का पेट भरा। एक भी व्यक्ति कोरोना काल में भूखा नहीं मरा होगा, एक व्यक्ति भी। और जिस तरह से कोरोना का मॉडल उत्तर प्रदेश का पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है, आज ऑस्ट्रेलिया के संसद में सांसद इस बात को मांग उठा रहे हैं कि भाई योगी जी का जो मॉडल है उसे लागू करेंगे तो कोरोना कंट्रोल हो जाएगा। ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार संवेदनशील सरकार है और सुधार की तो आवश्यकता है, हर क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है, और लगातार अब उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अजय जी आप ये बात समझाइए। हर किसी के मन में सवाल है, और आज वित्त मंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि देखिए 2 साल तो कोरोना ही था, पूरी दुनिया परेशान थी, हम भी परेशान थे, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी परेशान थी। उसके बावजूद कैसे बजट को, जब अखिलेश यादव की सरकार थी 3,02,000 करोड़ के आसपास बजट पेश किया गया था, अब वो दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। कैसे सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त किया, उसकी नीतियां, उसकी नीयत, जिस पर मायावती जी ने आज सवाल भी खड़ा किया, आपको लग रहा है कि सही दिशा में आगे बढ़ रही है और उसी का परिणाम है जो बजट में देखने को मिल रहा है? देखिए, जब बजट बनाते हैं तो एक एस्टिमेट्स पे बनाते हैं, और जिन एस्टिमेट्स को हम लेकर के चल रहे हैं वो अक्सर रिवाइज भी किए जाते हैं। पिछले वर्ष के जो हमारे एस्टिमेट्स थे वो भी रिवाइज हुए थे। हो सकता है कभी कभी जो हम फिगर्स बजट में बनाते हैं वो बड़ी होती हैं, उससे ज्यादा होती हैं जितना हम एक्चुअली कर पाते हैं, जितना हम एक्चुअली पा पाते हैं। इस बार भी जो 6 लाख करोड़ का बजट है, इसके अंदर 16% के करीब हम मान रहे हैं कि कैपिटल रिसीट से आएगा, बाकी हमारा रेवेन्यू रिसीट से आएगा। तो जो रेवेन्यू रिसीट्स वाला है, हो सकता है शायद कहीं के ऊपर कम पड़े, हो सकता है कहीं पे कैपिटल रिसीट्स का कम पड़े। ज्यादा बड़ा जो चैलेंज इस वक्त दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है, जैसे हमारी महिलाओं ने भी अभी कहा, महंगाई बहुत है। तो चैलेंज शायद सोशल सिक्योरिटी से हट करके इस वक्त इन्फ्लेशन की तरफ चली गई है। ये इन्फ्लेशन का चैलेंज जिस तरीके से बनाए जा रहे हैं, अलग अलग ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज के साथ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ, इन्वेस्टमेंट करके अगर हम उन सारी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज को लगा सकते हैं। एक चीज जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त तैयार हो गई है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा कहना है कि उत्तर प्रदेश, हमारे माननीय मंत्री जी का कहना है कि 5 हमने इस तरीके के हाईवेज तैयार कर लिए। इसके माने हमने उत्तर प्रदेश को अच्छी तरह से कनेक्ट कर लिया है। अगर वो कनेक्शन हमारा अच्छा हो गया है तो फिर हम अलग अलग जहां के ऊपर ये इंडस्ट्रियल सेंटर्स लगा सकते हैं, और जैसे ही हम ये इंडस्ट्रियल सेंटर लगाते हैं हमारे पास उत्पादन होने लगेगा। उत्पादन अगर हमारे पास होता है तो हम इस इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ लोगों के पास जो इनकम आ रही है उससे अगर कुछ महंगाई है भी तो भी वो लोग उस काम को, उन सारी चीजों को खरीद सकते हैं। ये अच्छा पॉइंट है। इसी पर मैं आपसे सवाल भी करना चाहूंगा राजेश जी। देखिए, अभी हाल फिलहाल में एक्साइज ड्यूटी कम की गई, उसके चलते पेट्रोल और डीजल के दाम तो घटे हैं, लेकिन फिर भी महंगाई एक समस्या है, रोजमर्रा का जीवन उससे प्रभावित होता है, ये बात आप भी स्वीकार कर रहे हैं। तो जो सुझाव राजेश यहाँ अजय जी की तरफ से दिया जा रहा है उससे कितना आप संतुष्ट हैं? आने वाले दिनों में महंगाई को लेकर और क्या कुछ कदम सरकार की तरफ से उठाए जा सकते हैं, अगर उसका आप जिक्र कर पाए इस मंच से? देखिए, अजय जी ने बहुत अच्छा विषय रखा और बड़ा स्पष्ट रूप से रखा। जब हमारे यहाँ कोई चीज होगी, यही हम उत्पादन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सस्ती मिलेगी और हमारी सरकार के पास पैसा जाएगा, उसका टैक्स होगा वो भी सरकार के पास जाएगा, उससे जो रोजगार खड़े होंगे वो हमारी जनता को उसका लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के जो पैसा वहां जनरेट होगा वो सब रोटेशन में तो हमारे पास ही रहने वाला है। जैसा वो कह रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, वास्तव में समय लगता है किसी भी चीज को डेवलप होने में, और आने वाला जो समय होगा उसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश परिवर्तित उत्तर प्रदेश नजर आएगा। और किसी भी सरकार की
जो मंशा होती है वो डिपेंड करती है कि वो प्रदेश को कहां ले जाएगी, वो देश को कहां ले जाएगी। चाहे योगी जी की मंशा होगी, चाहे देश के अंदर मोदी जी की मंशा होगी, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकता। वो प्रदेश और देश को आगे ले जाना चाहते हैं, इसमें विरोधी भी इस बात को मानते हैं। ये हो सकता है कि उनका रास्ता दूसरा हो, हमारी नीतियों से सहमत हो असहमत हो, ये उनका विषय है। पर आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, उसको वास्तव में प्रशंसनीय कार्य है। योगी जी एक बहुत अच्छे शासक उत्तर प्रदेश के साबित हुए हैं, और जिस लगन के साथ, जिस मेहनत के साथ दिन रात सन्यासी जितना मेहनत कर सकते हैं। आज तो शिवपाल यादव ने भी तारीफ कर दी इस बात को लेकर, उन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री जी बहुत, आप तो सदन में मौजूद थे। मैं सदन में मौजूद था। देखो, शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और विपक्षी दल का काम रहता है सरकार की कमी निकालना, लोकतंत्र की यह खूबसूरती है। पर जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसकी तारीफ भी करना चाहिए, इतना बड़ा दिल भी दिखाना चाहिए। अखिलेश यादव जी वो नहीं कर पाते हैं, पता नहीं क्यों फ्रस्ट्रेशन में वो चले गए। क्या उनको सरकार का इतना लालच था, इतना मोह था कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, बड़ा दिल दिखाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सही बात कही। मिल रहा है आपसे, शायद इस वजह से वो तारीफ कर रहे हैं। थोड़ी बात अब युवाओं की कर लेते हैं। तमाम युवा भी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि इस बजट में युवाओं के लिए जिन जिन बातों का जिक्र किया गया है उससे वो कितना संतुष्ट हैं। खासतौर से सरकार ये कहती है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा हम युवाओं को नौकरी देंगे। आपको लग रहा है कि सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है? जो प्रयास किया जा रहा है युवाओं के रोजगार को लेकर, स्वरोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर, सही है वो? सरकार ने अब तक युवाओं के लिए जितना भी काम किया बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अभी मैं जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मोदी हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां निकालेंगे। अब तक कितनी नौकरियां निकली हैं कृपया ये बताएं, और अब तक कितने युवाओं को सरकारी नौकरी मिली ये बताया जाए। आखिर सब जगह से प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में युवाओं का क्या भविष्य है बताएं। ठीक है राजेश जी, सवाल नोट कर लीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास, कुछ और सवाल ले लेता हूं। आपका क्या सवाल है? मैं भी एक स्टूडेंट हूं और मैं भी नौकरी की तलाश में ही घूम रहा हूँ इधर उधर। हम लोगों को ये लगता था कि इस सरकार में शायद नौकरियां आएंगी, पर देखा जा रहा है कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं, बस 3 से 4 साल गुजरते जा रहे हैं, ना नौकरी आ रही ना कुछ आ रहा है, इंतजार लंबा होता जा रहा है। आपका सवाल? गवर्नमेंट बोल रही है कि युवाओं के लिए हम कुछ करेंगे, नौकरियां देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा जिससे हम लोग संतुष्ट हो पाए। अभी तक उन्होंने जितना बोला है उसका 50% करा है, आधा पूरा नहीं कर पाए हैं। राजेश जी, आपके लिए कठिन सवाल है थोड़ा सा। अभी तक जितना बोला है आपने उसका 50% किया है। आज भी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम रोजगार, स्वरोजगार और नौकरी 3 माध्यम से युवाओं को युवाओं का भला करने वाले, उनको हम रोजगार से, नौकरी से जोड़ने वाले हैं, लेकिन इनका यह कहना है कि हमारा इंतजार लंबा होता जा रहा है। देखिए, सरकार का प्रयास रहता है कि लोगों को रोजगार मिले, अधिक से अधिक नौजवान हमारे जो पढ़े लिख करके आ रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बीएड, ग्रेजुएट, जो भी करके आ रहे हैं, वो सब रोजगार पाएं। रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होता है। अच्छे अच्छे उद्योग धंधे लगाएं, अपना काम खड़ा करें, उसके लिए सरकार कितनी सारी योजनाएं चला रही है। अनेक प्रकार की फैक्ट्री लगाएं, अपना छोटा उद्योग धंधा खोलें, कुटीर उद्योग खोलें, शोरूम खोलें, ऐसी अनेक योजनाएं सरकार की हैं। और रोजगार केवल नौकरी नहीं होती है, सरकार कितना नौकरी दे सकती है? पिछले 5 साल में 4.5 लाख नौकरी दी सरकार ने, और करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। ऐसा नहीं है रोजगार नहीं मिला होगा। हाजी इरफान सोलंकी हमारे बीच आ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, थोड़ा विलंब आए हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। तो मेरा आपसे सवाल यही है कि अखिलेश यादव जी को क्यों लगता है कि यह बजट नहीं बंटवारा है, ये आंकड़ों की बाजीगरी है? देर जरूर आए हैं पर दुरुस्त आए हैं। हमारे साथी विधायक जी अभी एक बात कह रहे थे कि पिछले 5 साल में हमने 4.5 लाख नौकरी दी है। आपको याद है जब मोदी जी आए थे, उन्होंने चुनाव के लिए कहा था कि हम इतने करोड़ नौकरियां देंगे। विधायक जी को शायद इल्म नहीं है, खैर इसलिए नहीं इल्म होगा क्योंकि ये मोदी जी और योगी जी की सरकार के विधायक हैं, थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है, जनता के बीच में कम जाना पड़ता है, तो उन्हीं का चेहरा दिखा के ही जीत लिया जाता है, इसलिए जीतते चले आ रहे हैं। और ये हकीकत है, जो लोग जनता के बीच में जाते हैं उनके पास पूरे आंकड़े होते हैं। जिस तरह से गरीब अपना घर चला रहा है उसका दिल जानता है, या वो पैदा करने वाला, जिसको मैं अल्लाह कहता हूं और आप राम कहते हो, वही जानता है। कहना आसान है, ये जो चुनाव का बजट आया है
मैं पिछले चौथी बार ऊपर वाले ने मौका दिया, आप सबकी दुआएं रही, मैं विधानसभा में पहुंचा हूं। पिछले 5 साल में कोई ऐसा साल, अगर साथी विधायक जी दोबारा आए हैं, ऊपर का वाला करे आप आते रहे, तो कोई एक 5 साल जो ये छठा बजट है, योगी जी या उनके तमाम मंत्री लोग ये बता दें किसी साल में पूरा बजट इन्होंने खर्चा भी करा हो। राजेश जी, देखिए सोलंकी साहब हमारे मित्र हैं, सदन में भी हम तो लोग चर्चा करते हैं आपस में। उन्होंने एक बार तो कहा कि मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर हम जीत करके आते हैं। अब आप सोचिए, वो हमारे दोनों नेता हैं, वो ब्रांड वैल्यू बन गए जनता के अंदर। आप योगी जी और मोदी जी की छवि को नहीं डेंट कर पा रहे हैं तो ये आपकी कमजोरी हो सकती है मित्र। उनके नाम पर वोट पड़ता है तो पड़ता ही है। रही व्यक्तिगत आप मेरी यदि बात कर रहे होंगे, तो मैं जिस विधानसभा से जीत करके आया हूं, वहां 8 बार से एमएलए था एक व्यक्ति, 8 बार वाले को हरा करके आया हूं अपने दम पर। और विधान परिषद में जो आपकी पार्टी के विपक्ष के नेता हैं उनको हरा के आया हूं। एक चुनाव में 2 विधायक को हरा के आया हूं मित्र, और अपनी दम पर और अपनी पार्टी के दम पर, मोदी और योगी जी के चेहरे के दम पर आया हूं। ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं करते। कुछ लोगों को कम पसंद आता है, कुछ लोगों को ज्यादा पसंद आता है। भाई रही रोजगार की बात, मैंने जो 4.5 लाख रोजगार नौकरी देने की जो बात की सरकारी, वो उत्तर प्रदेश सरकार की चर्चा उत्तर प्रदेश के बजट पे हो रही है। यदि केंद्र के लिए आपको करनी है तो फिर एक बार यही मिलेंगे, फिर दोबारा कह रहे हैं कि एक भी साल का बजट पूरा खर्च नहीं हुआ। ये देखिए, सरकार अपना पूरा बजट यूटिलाइज करती है। ऐसी तो कोई सरकार नहीं होगी जिसने 100% खर्च कर दिया होगा आजादी से लेकर के अब तक। कुछ फंड रुक जाता है, कुछ काम आगे बढ़ जाते हैं, उसको ये कह रहे होंगे। ऐसा नहीं है नहीं, बजट में जो एलोकेशन हो गया वो धनराशि उसी काम पे खर्चा होगी। अब मान लो कोई प्रोजेक्ट डिले हो गया, मान लो रोड बन रही है कोई और रोड में कोई कोर्ट चला गया एक व्यक्ति जिसकी जमीन आ रही होगी, तो रुक जाएगा कुछ दिन के लिए। अब उसको ये कहेंगे खर्च नहीं कर पाए, अब 2 महीने बाद खर्च हुई, खर्च तो उसी काम पे होगी, वो वापस नहीं आ सकता है। इरफान सोलंकी जी, इस पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ मेरा एक सवाल भी है। देखिए, आज शिवपाल यादव जी ने भी सदन के भीतर तारीफ कर दी। अभी आप ही के पार्टी के विधायक हैं, वो कह रहे हैं योगी जी मेहनत हैं, संत हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को आगे लेकर जा रहे हैं, उनको बस पक्ष और विपक्ष दोनों के समर्थन की जरूरत है। देखिए, व्यक्तिगत इंसान होना एक अलग चीज है, और जब आप प्रदेश के मुखिया बन जाते हैं तो वो चीज अलग जिम्मेदारी है। आप किसी घर, किसी परिवार के लिए अच्छे हो सकते हैं, और जब सबके लिए अच्छे होते हैं वो चीज अलग है। संत हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर आप शासन कैसा चला रहे हैं ये बहुत बड़ा सवाल है। कैसा चला रहे हैं? ऐसा है कि जब भगवान ने 2 आंखें दी हैं, कोई हमसे या आपसे कहे 1 आंख दे दो, नहीं देंगे, क्योंकि मुझे लिए दोनों आंखें। ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में रहने वाले 25 करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश में हर वो इंसान उनके परिवार की तरह है जितने अन्य व्यक्ति है, किसी को वो समझते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि 2 आंखों से देख रहे हैं लोगों को अलग अलग? मैंने नहीं कही, बात आप ही ने कही है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि सबको एक आंख, ये बात नहीं, अभी आपने सवाल किया ना, आपने करा तो उसको मैं जवाब दे रहा हूं कि आपने विधायक जी को कोट करा, आपने शिवपाल जी की बात कही, ये बात आपने कही है। नहीं, एक सीएम के तौर पर अगर वो कह रहे हैं कि हम सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कर रहे हैं या कह ही रहे हैं? देखिए, आप भूल गए, आप दोबारा सुन लीजिएगा। आपने कहा था योगी जी अच्छे आदमी है, मैंने कहा अच्छे आदमी है। आपने वो संत है, मैंने बिल्कुल कहा वो संत है। प्रदेश कैसा चला रहा है उस पर मैंने आपको, हाँ, उसी पर मैंने आपसे सवाल किया। हाँ, बिल्कुल, वो संत है, अच्छे आदमी, वो व्यक्तिगत मामला है उनका। जब आती है बात प्रदेश चलाने की, तो प्रदेश चलाने में चुनाव से पहले गरीबों को राशन मिल रहा था, खूब मिला। अब ये हो रहा है कि जो राशन कार्ड है, जिनके पास फ्रिज है, साइकिल है, मोटरसाइकिल, जो भी है, वो राशन कार्ड उनके कैंसिल होंगे। उसका खंडन कर दिया है शायद सरकार ने। राजेश जी, जल्दी से आप रिएक्शन दीजिए, उसके बाद अजय जी मैं आपके पास आऊंगा। आप भूल जाएंगे ऐसे। एक साथ पूछ लेना, राकेश भाई बता देना, 2-4 सवाल। देखिए, सोलंकी साहब पता नहीं क्यों शंका जाहिर कर रहे हैं, मेरी समझ नहीं आती है। योगी जी की जितनी योजनाएं, नरेंद्र मोदी जी की जितनी योजनाएं, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने सबसे पहले आई उज्ज्वला योजना। मैं आप सब लोगों को पूछना चाहता हूं, जनता जनार्दन यहां बैठी हुई है, लोकतंत्र में जनता भगवान होती है, क्या जाति पूछ करके किसी को सिलेंडर दिया गया? किसी को दिया गया? बताओ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये किया गया? अरे भारत का नागरिक। आयुष्मान योजना आई, जो गरीब है उसको लाभ मिलेगा, जो पैसे वाले है उसको लाभ नहीं मिलेगा। सौभाग्य योजना आई, हर घर में बिजली पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया। और जब कोरोना आया उस समय राशन जब फ्री में सरकार ने देने का काम किया, मित्र आज भी हम दे रहे हैं। दाल, चीनी, चावल, नमक, घी और चना
जो व्यक्ति चने की दाल नहीं खा सकता था, वो आज घर में बैठ करके चने की रोटी खाने का काम कर रहा है, गरीब आदमी। उसमें कहीं भेदभाव नहीं किया होगा। एक कोई उदाहरण बता दो कि इसको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर राशन नहीं मिल रहा हो या किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। ठीक है, अब इरफान पता जी नहीं आगे क्यों पर शंका जवाब जाहिर देंगे, कर लेकिन रहे मैं हैं। उससे पहले अजय जी को चर्चा में लाऊंगा। अजय जी, आज ही मोदी सरकार को भी 8 साल पूरे हो गए केंद्र में रहते हुए, और देखिए दोनों ही सरकारों का बार बार ध्येय वाक्य होता है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर रहे हैं, और सबके प्रयास से ही देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। लेकिन इरफान सोलंकी जी को, विपक्ष को, समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ कथनी है, करनी नहीं है। एक अर्थशास्त्री के तौर पर आपको लगता है कि तमाम योजनाओं का लाभ देते वक्त इन बातों का ध्यान रखा जाता है क्या, कि इसको फायदा देना है, इसको नहीं देना है? देखिए, जिस वक्त भी ये आर्थिक योजनाएं दी जा रही हैं, उस वक्त तो इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। अभी अगर आप भेदभाव ही पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा यहां पे जरूर फर्क पड़ गया है, जिसके बारे में अभी एक रिसेंटली थोड़ा सा स्टडी भी आ रही है और कुछ ग्रुप्स कह भी रहे हैं। वो अब अर्बन और रूरल में हो रहा है। बात यह हो रही है कि रूरल में इस तरीके की योजनाएं जो है उनका लाभ ज्यादा हो रहा है, लेकिन पिछले 2 साल के कोरोना वर्षों में जो लोग शहर में रह रहे थे, उन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी हो गया है कि उनको भी किसी तरह के सोशल सिक्योरिटी मेजर्स मिले, क्योंकि यहां पर भी नौकरियां गई, उनके पास इतना पैसा नहीं है, उन्होंने अपना पैसा खर्चा किया है। तो ये एक जरूरत है जिसके ऊपर हमको इस वक्त ध्यान देना है। तो योजनाओं में डिफरेंशिएशन उस तरह से बिल्कुल भी कहीं मेरे को नहीं दिखाई देता है जब वो देश के लिए आती, लेकिन अलग अलग समय पे जरूरतें जो हैं वो बदलती रहती, उनके हिसाब से अर्बन और रूरल इनके अंदर चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, देवेंद्र जी, देखिए सरकार बार बार ये कहती है कि हम किसानों का भला करने का लक्ष्य लेकर आए थे, वो भला हम कर रहे हैं। चाहे वो गन्ना किसानों के भुगतान की बात हो, चाहे बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों की खरीद की बात हो, चाहे क्रय केंद्रों के जरिए खाद्यान्न खरीद कर डायरेक्ट अकाउंट में पैसा डालने की बात हो। आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डबल प्रयासों से किसानों को डबल फायदा मिल पा रहा है? नहीं, ये कहने में मुझे बिल्कुल ही शक नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी के प्रयासों से किसानों को और आम जनमानस को राहत मिल रही है। लेकिन जिस स्तर पे वो प्रयास कर रहे हैं, उस स्तर पर अगर हम सभी लोग मिलकर भी उनका सहयोग दें तो और ज्यादा संभव हो सकेगा कि ये सारी चीजें और अच्छे से हो सकें। लगातार प्रधानमंत्री जी, इससे पूर्व में मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी से पत्र के माध्यम से मैंने 2016 में एक PIL करी थी, जिसके आधार पर गौ संरक्षण केंद्र बन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब सपा की गवर्नमेंट थी, उस समय से गौ तस्करी एवं गौ संरक्षण को लेकर मैं लगातार किसानों के साथ संघर्ष कर रहा हूं, और मेरे द्वारा ही माननीय उच्च न्यायालय में PIL दाखिल करके जो इस समय गौ संरक्षण का कार्य हो रहा है वो उसी पे हो रहा है माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार। और उसके बावजूद भी मथुरा हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हर जगह गौ संरक्षण में जो भी चीजें की जा रही हैं वो नाकाफी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के टाइम में भी कहा था कि सबसे पहले किसानों का ध्यान दिया जाएगा, लेकिन इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं फिर से अन्य चीजों को उठाकर किसानों को फिर दरकिनार किया जा रहा है। ये सरकार एवं अन्य लोगों के लिए आने वाले समय में ठीक नहीं होगा, क्योंकि हर बार आदमी बेवकूफ नहीं बन सकता है। ठीक है, किसानों राजेश जी आप इस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन ट्विटर से भी एक सवाल आया है, सवाल इरफान जी से भी और आपसे भी है। कल सदन में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया, जो तस्वीर लोगों के सामने निकलकर सामने आई, लोग ये कह रहे हैं कि क्या सदन के भीतर तूतू मैमे वाली भाषा में बातचीत होगी क्या? तो इसको लेकर आगे क्या कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा? यह स्थिति और ज्यादा ऐसी होने जा रही है, चिंताजनक होने जा रही है? और साथ ही साथ देवेंद्र जी ने जो जिक्र किया उसका जवाब। देखिए, सदन की यदि आप बात कर रहे हैं तो सदन लोकतंत्र का मंदिर है, और उस मंदिर में कोई ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जिसमें कोई वैमनस्यता बढ़े। वो तो लोकतंत्र का मंदिर है, तो जनता के हित की बात होनी चाहिए। वहां कल जो कुछ हुआ वास्तव में वो अशोभनीय था, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हुआ, चाहे विपक्ष की तरफ से हुआ, दोनों तरफ से हुआ। शुरुआत कहां से हुई वो बात वहीं समाप्त हो गई है, पर वो नहीं होना चाहिए था। वास्तव में उस तरह का व्यवहार, सदन तो चर्चा का स्थान है, विपक्ष को सरकार की कमियां निकालनी है, सरकार को अपनी योजनाएं जनता के बीच रखनी है, डिबेट होगी, उसके बाद लगातार सदन चल रहा है। अभी भी निकल के आया हूं सदन से, सदन चल रहा है, लगता है सोलंकी साहब भी वहीं से आए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद समाप्त हो गया है,
वो क्षणिक कोई ऐसा शब्द निकल करके आया विपक्ष की तरफ से, इधर से भी हो गया, उसमें तू मैं हो गई, जो नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने उसको संभाला भी। शब्दों की मर्यादा रहनी चाहिए, एकदम रहनी चाहिए, एकदम रहनी चाहिए, होते रहना चाहिए। इरफान जी, मैं अपने आप को विधायक जी के साथ सम्मत करता हूं, पर कभी कभी कुछ हालात जो होते हैं उसको खामखा तूल दिया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं स्वयं गाड़ी चला के आया, एक मोटरसाइकिल टकरा गया, सॉरी बोला, चल दिए आगे, कोई बात नहीं। तो कुछ जो बातें हैं उसको अवॉइड भी करनी चाहिए। वो एक बहुत अच्छी सी कहावत है जिसको मैं मानता भी हूँ कि कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें, कुछ जमाना बदलेगा जब ही दस्तूर बदलेगा। कुछ बातें को लेट्स ऑन कहा जाए जब ही हम सब आगे चलेंगे। किसी चीज को रस्सी की तरह पकड़ लेंगे तो बहुत मुश्किल होगा जीने में तरीका। ये अच्छी बात आपने कही। एक आखिरी सवाल, उसके बाद हमें खत्म करना होगा। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट पेश होने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमने अपने लोक संकल्प घोषणा पत्र में 130 घोषणाओं का जिक्र किया था और आज के हमारे इस बजट में हमने 97 घोषणाओं को कवरअप कर लिया है। मानते हैं ऐसा हुआ है? जी, क्योंकि हम लोग जब बजट सुन रहे थे तो उसके बाद वो डाउनलोड हुआ है। अब हम आज रात में पढ़ेंगे, उसके बाद हम भी हुए, माननीय विधायक जी भी हुए, बजट पे चर्चा होगी। हो सकता है करा हो, इसमें कोई, अब योगी जी कह रहे हैं तो कह रहे होंगे। मैंने क्योंकि बजट भरा नहीं है तो इसमें मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता हूँ। ठीक है, अजय जी आपकी तरफ से रिएक्शन, क्लोजिंग कमेंट। नहीं, देखिए, उनका कहना है 97 इस तरीके की योजनाएं हैं जो उन्होंने ली हैं और 40 नई परियोजनाएं भी जो हैं उसके अंदर कंसिडर की गई हैं इस बजट में। तो हमारा मानना है वो जो समग्र विकास के लिए आवश्यकताएं हैं वो अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं। इस वक्त कोई भी चीफ मिनिस्टर होता इस प्रदेश का, उसके लिए चैलेंज बहुत हैवी है। ठीक है, देवेंद्र जी। एक बहुत सफल प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, जो सभी मंत्रियों को और उप मुख्यमंत्रियों को जगह जगह बांट दिया है डिस्ट्रिक्ट वाइज कि वो वहां पे काम करें। अब हम पूरा भरोसा मुझे हो रहा है कि कुछ इस पे अच्छे परिणाम आएंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। 10 सेकंड क्लोजिंग कमेंट, राजेश जी। देखिए, लोकतंत्र के अंदर चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, जो पार्टी होगी, सब जनता का हितैषी बनने का काम करते हैं और अपनी समझ से ये कोशिश करते हैं कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं। तो सरकार की जो योजना आई है उनका समर्थन करना चाहिए विपक्ष को भी, और हम सबको मिलकर के उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का कैसे कल्याण हो, इस पे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, यही मकसद, यही लक्ष्य होना चाहिए, इसीलिए हमने आज ये आयोजन किया महाबजट वाले दिन। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। तो बजट पेश हो गया है और ये कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में कैसे धरातल पर इसका असर देखने को मिलता है और इस बजट पर सदन के भीतर कैसे वार पलटवार होता है, कैसे सवाल खड़े किए जाते हैं। सारी तस्वीर आपके सामने रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।